हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नए टॉपिक के साथ फिर आपसे बात कर रहे हैं और ये टॉपिक आपका एसिड बेस साल्ट और इसके साथ साथ कुछ कॉमन साल्ट्स प्रिपरेशंस की बात करते हैं। कॉमन साल्ट प्रिपरेशंस में मेनली हमारा उद्देश्य क्या होता है कि कॉमन साल्ट्स कैसे प्रिपेयर होते हैं, क्योंकि हमारे डेली यूज़ का मतलब ये हो गया कि दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी में इनको हर समय हम यूज़ करते हैं, इस नाते हमें इसके विषय में जानना अति आवश्यक होता है। तो अभी जैसे लास्ट डेज की वीडियोस में आपने देखा एसिड बेस एंड साल्ट क्या होते हैं, पीएच वैल्यू क्या होती है, पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग हम एसिड बेस को डिफाइन करते हैं और एसिड और बेस का रिएक्शन करा करके साल्ट बनाते हैं। अब इसमें जो कॉमन साल्ट्स होते हैं जो हमारे दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी में यूज़ होते हैं, क्या इनका मेन रिसोर्स है, क्यों हम इसको प्रिपेयर करते हैं और इसका एक लॉन्ग टाइम स्पैन क्या होता है, इनके विषय में हम यहाँ डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा की बात जो लास्ट वीडियोस था उसमें हम कास्टिक सोडा के विषय में करना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी हमने देखा कि एक लंबा वीडियोस बनता जा रहा है, तो उसको स्टेप बाय स्टेप दिया जाए जिससे आपको भी स्टडी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि एक लंबा वीडियो जो होता है कुछ लोग उससे नर्वस होने लगते हैं, इतना लंबा वीडियो कौन देखेगा, तो हमने कहा नहीं ठीक है, उसको पार्ट 1 पार्ट 2 में देते हैं। तो इस तरह से देखें हम कास्टिक सोडा कैसे प्रिपेयर होता है। कास्टिक सोडा को सामान्य तौर पर इसका नाम क्या है, क्लोर एल्कली। क्लोर एल्कली का मतलब कि इसमें क्लोरीन अफेक्टेड एल्कली होता है, अर्थात चूना जो होता है, जो मतलब एल्कली मेटल्स होते हैं ये वाटर से रिएक्शन करते हैं और वाटर से रिएक्शन करने के साथ साथ इनका मेन वर्कआउट होता है कि ये सिंपल वाटर से रिएक्शन कर लेते हैं। तो सिंपल वाटर से रिएक्शन करने के साथ साथ क्लोरीन डिजॉल्व करते हैं। तो क्लोरीन डिजॉल्व करने से क्या होता है कि इनको हम शॉर्ट फॉर्म में क्लोर एल्कली के नाम से भी जानते हैं। और ये कास्टिक सोडा जो होता है उस कास्टिक सोडा को सामान्य तौर पर हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में NaOH के नाम से जानते हैं, जिसका फुल नेम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसके साथ हम प्रिपरेशन करते हैं, कैसे हम इनको फाइंड आउट करते हैं, इसका रिएक्शन यहाँ पर दिया गया है। जहां हमारा लेफ्ट हैंड फिंगर है, लेफ्ट हैंड फिंगर को ध्यान से देखिए, 2NaCl। 2NaCl का मतलब सोडियम क्लोराइड का 2 मॉलिक्यूल्स, मतलब कि उसकी 2 मॉलिक्यूल के इक्वल वेट ले लिया जाए और प्लस 2H2O। 2H2O का मतलब उसी रेशियो में हमने H2O को मिलाया, मतलब कि सोडियम क्लोराइड के साथ पानी की क्रिया कराते हैं और सोडियम क्लोराइड की पानी के साथ क्रिया कराते हैं आफ्टर द इलेक्ट्रीफाइड। आफ्टर द इलेक्ट्रीफाइड मतलब कि जब हम इसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं तो क्या बन जाता है, 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। यहाँ से मतलब क्या हुआ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा बन जाता है और उसके साथ साथ Cl2 क्लोरीन गैस डिजॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस डिजॉल्व होती है। तो यहाँ पर जो आप क्लोर एल्कली की बात देख रहे थे वह क्लोर एल्कली किससे बनाया गया, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। अब तो आपको काफी कुछ समझ में आ रहा होगा कि जो दैनिक जीवन है, दैनिक जीवन में मतलब कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो भोजन करते हैं और भोजन करते हैं तो भोजन का टेस्ट किससे होता है, सोडियम क्लोराइड से होता है। सोडियम क्लोराइड का मतलब साधारण नमक, और उस सोडियम क्लोराइड की विशेषता क्या होती है कि वो पानी के साथ रिएक्शन करता है, मतलब पानी में डालने के बाद वह पूर्णतया मिक्सअप हो जाता है। अगर उसमें आपने इलेक्ट्रीफाइड कर दिया या रिसोर्स ऑफ हीट दे दिया तो ये प्रोसेस थोड़ा तेजी से होता है, और तेजी से प्रोसेस होने का मतलब कि कास्टिक सोडा प्लस क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस के रूप में वह प्रोडक्ट दे देता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है और इसको सामान्य नाम 2 नामों से जानते हैं, एक तो साधारण नमक और दूसरी चीज कि साधारण नमक को पानी के साथ क्रिया करा रहे हैं। तो इस प्रोसेस विशेष को हम क्लोर एल्कली के नाम से जानते हैं। एल्कली का दूसरा फीचर क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, इसी के कारण इनको एल्कली मेटल्स भी हम कहते हैं। और ये सीधे पानी से रिएक्शन कर लेते हैं, वाटर से रिएक्शन करने के नाते इनको हम सामान्य परिस्थितियों में क्लोर एल्कली के नाम से जानते हैं। इसके बाद फिर हम बात करते हैं बेकिंग सोडा।
बेकिंग सोडा का मतलब NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से इसको हम जानते हैं। और सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनाया जाता है, इसके लिए NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड लेते हैं, प्लस H2O का मतलब वाटर जान रहे हैं, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्लस NH3 मतलब कि अमोनिया। इन सारी चीजों को एज ए रिएक्टेंट्स के रूप में हम लेते हैं, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिलता है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3 माने कि सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो हमें प्राप्त होता है, उसके माध्यम से हम अपने एक्सपेरिमेंट को फॉलो कर लेते हैं कि जो हमारा मेन उद्देश्य था बेकिंग सोडा बनाने के लिए, बेकिंग सोडा का स्टार्टिंग प्रोसेस मालूम हो जाता है। लेकिन ये रिएक्शन एक ही चरण में नहीं पूरा होता, इसके 2 चरण होते हैं। पहला चरण तो आपने देख लिया कि NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, we get the product NH4Cl प्लस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट जो यहाँ पर दिया गया है इक्वेशंस में 2NaHCO3, आफ्टर हीटिंग वी गेट Na2CO3 मतलब कि सोडियम कार्बोनेट, इसको सामान्य तौर पर सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। और जब हमारा NaHCO3 होता है तो हम उसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। तो Na2CO3 मतलब कि सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 गैस डिजॉल्व होती है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य था सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना, तो हम फर्स्ट रिएक्शन से ही कन्फर्मली सॉर्ट आउट कर लेते हैं। और NaHCO3 को जब हीट करते हैं तो आफ्टर द हीटिंग वी गेट सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 गैस। ठीक है, इसके माध्यम से हमने देखा कि सामान्य तौर पर जो बेकिंग सोडा था, ये इसकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। अब आप ये कहेंगे कि बेकिंग सोडा का एप्लीकेशंस क्या होता है, तो बेकिंग सोडा के एप्लीकेशंस में हम तमाम घरेलू चीज़ों को बनाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, जैसे बहुत सारी चीज़ें कॉन्फेक्शनरी चीज़ें होती हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं। या सामान्य शब्दों में कह लीजिए कि तमाम तरह का अचार, खटाई, मुरब्बा और सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, उसमें भी बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से इसका मेन वर्क होता है संरक्षक का काम, प्रिजर्वेशन का वर्क करता है कि फंगस वगैरह लगने से बचाता है। नेक्स्ट इसके साथ ये इट इज आल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। इसको सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के नाम से भी जानते हैं। इनका मेन वर्क क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर मतलब कि ये सामान्य तौर पर अग्निशमन का काम करते हैं, मतलब कि अग्नि को बुझाने का काम करते हैं। कब, जब इनका सोडा एसिड फॉर्म होता है। बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा कॉमन साल्ट जो हमारे दैनिक जीवन में बराबर उपयोग में होते हैं, हम उनको उपयोग भी करते हैं, लेकिन उनके विषय में बहुत अच्छी जानकारी नहीं रखते हैं। तो ये एक तरह से देखा जाए कि उपयोग तो हम करते हैं, लेकिन जानकारी ना रखना एक तरह से अज्ञानता का सूचक होता है। इसी क्रम में हम अगले कॉमन साल्ट्स की बात करते हैं, वो है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस पृथ्वी पर मैक्सिमम लोग रहते हैं, मोर देन 70%, जिसे आप ये कहते हो कि वो अवेयर्ड हैं, जागरूक हैं। और जागरूक हैं तो जाहिर सी बात है कि वो अपने शरीर की सफाई, कपड़े की सफाई, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो इन सारी चीज़ों की साफ सफाई करने के साथ उनको बेकिंग सोडा के बारे में, बेकिंग सोडा कह रहे हैं, वॉशिंग सोडा के विषय में मालूम ही होगा। और वॉशिंग सोडा जानना भी चाहिए। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। बात समझ गए। तो Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट और उसमें अधिकतम पानी की मात्रा होती है। इट मीन्स कि Na2CO3.10H2O। बात समझ रहे हैं। इसे दूसरे शब्दों में कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, वाटर के क्रिस्टल फॉर्म को डेवलप करना। इसी के साथ इनका प्रिपरेशन क्या है, हमने इससे पहले भी बताया है कि केमिस्ट्री की लैंग्वेज होती है रिएक्शन, और रिएक्शन अगर नहीं है तो आप चाहे जितना थ्योरी नोट कर लें, कोई भी डेफिनेशन दे दें, दैट इज नॉट इनफ। ऐसी कंडीशंस में आपको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ही बात करनी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रिपरेशन पर आते हैं।
और वह प्रिपरेशन क्या है, Na2CO3 प्लस 10H2O। Na2CO3 आप समझ गए होंगे, सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O, मतलब इसके साथ वाटर डिजॉल्व किया गया, वाटर मिलाया गया, और आफ्टर द रिएक्शन वी गेट Na2CO3.10H2O। जैसे सामान्य तौर पर शरबत बनाते हुए देखे होंगे आप लोग कि चीनी में जाहिर सी बात है कि हम अधिकतम मात्रा में पानी को डालें, तो एक रेशियो मेंटेन करते रहते हैं कि कितना मीठा शरबत हमें चाहिए, उसी रेशियो के अकॉर्डिंग हम शुगर को पानी से मिला लेते हैं और एक नया सॉल्यूशन तैयार होता है। सेम यहाँ भी सोडियम कार्बोनेट के साथ वही वर्क किया जाता है कि इसको भी हम वाटर से मिलाते हैं और वाटर से मिलाने के बाद हमारा वॉशिंग सोडा बन करके तैयार हो जाता है। इसका मेन एप्लीकेशंस क्या है, इट इज यूज्ड इन ग्लास, इसको हम ग्लास में यूज करते हैं। सोप मतलब साबुन, समझ ही रहे हैं। एंड पेपर इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज का मतलब कि जहां कागज बनता हो, कागज पल्प जो बनाया जाता है जिसके माध्यम से पेपर मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो पेपर इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपोजिशन। तो कहने का मतलब कि सोडियम कंपोजिशन से संबंधित और भी मैन्युफैक्चरिंग होती है जो आज के इस दैनिक जीवन में, जिसे आप कहते हैं मॉडर्न लाइफ, बहुत ही आवश्यक चीजें होती हैं। इनके साथ साथ इनको सोडियम कंपोजिशन लाइक बोरेक्स, इसका दूसरा उपयोग जो होता है बोरेक्स के रूप में भी होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि बहुत ही महत्वपूर्ण वॉशिंग सोडा होता है जिसका फार्मूला Na2CO3.10H2O होता है। सेम कंडीशंस में इट इज आल्सो रिमूव्स परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, कि वाटर का जो एक परमानेंट हार्डनेस होता है, परमानेंट हार्डनेस का मतलब कि जिसमें कहते हैं अस्थाई कठोरता, और अस्थाई कठोरता का मतलब क्या होता है कि दैट इज नॉट प्योर फॉर गुड हेल्थ, कि ऐसा वाटर जो आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, मतलब उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट्स मिले रहते हैं, उन साल्ट्स की आपके शरीर को शायद है कि आवश्यकता नहीं होती, जिसके कारण वो शरीर में रिएक्शन करके आपके शरीर को विभिन्न तरह का इंजरीज देते हैं, इंटरनल बॉडीज ऑर्गन को, और आए दिन आपको कोई ना कोई नया रोग होता रहता है। तो ऐसी कंडीशंस में इट आल्सो रिमूव्स परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, मतलब कि यह पानी के अस्थाई कठोरता को दूर करता है। क्लीनिंग एजेंट इन लॉन्ड्री, और लॉन्ड्री का नाम आप सुनते तुरंत समझ गए होंगे कि जो वॉशिंग कंपनियां होती हैं वो लॉन्ड्री चलाती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ की धुलाई करती हैं, उन कपड़ों की धुलाई करने में भी इनका बेकिंग सोडा, इसका वॉशिंग सोडा का विशेष रूप से उपयोग होता है। तो इस तरह से देखें मेन एप्लीकेशन जो इसका होता है डिफरेंट फील्ड में बहुत ही अच्छी तरह से यूज किया जाता है। और एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि ये सामान्य फार्मूला है, जानते सभी लोग हैं, उपयोग भी करते हैं, लेकिन डीप स्टडी कभी नहीं करना चाहते। तो इसका फार्मूला है Na2CO3.10H2O। इसी तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम सुनते ही काफी लोग समझ जाते हैं, लेकिन होता क्या है इसके बारे में शायद है वो एक शब्द भी नहीं बोल पाते। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस सामान्य तौर पर फ्रैक्चर वगैरह के लिए होता है, कि जो फ्रैक्चर वगैरह होता है तो उसमें क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक पाउडर पार्टिकल टाइप का होता है, पाउडर जैसा होता है, उसमें अगर हम लिक्विड मिलाते हैं तो जम जाता है, और जमने के बाद एक परमानेंट प्लास्टर का काम करता है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट कह रहे हैं, कैल्शियम सल्फेट CaSO4.1/2H2O, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, और उसमें 1/2H2O, मतलब थोड़ी पानी की मात्रा मिलाते हैं रेशियो मेंटेन करने के लिए। और इस तरह से CaSO4.2H2O 373 डिग्री केल्विन, मतलब कि बहुत अच्छा टेम्परेचर देते हैं। तो 373 डिग्री केल्विन अपॉन हीट, मतलब कि इतनी उष्मा से इसको गर्म करते हैं। अगर आप केल्विन स्केल नहीं समझ रहे हैं तो 373 से क्या कीजिए, 273 को माइनस कर दीजिए, डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। और डिग्री सेल्सियस में आ जाने का मतलब कि 373 में से 273 घटा देंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको गर्म करते हैं। इसका सीधा सा मीन्स है कि जब भी हम
कॉपर सल्फेट के कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O है, जिसे आप सामान्य तौर पर एक कॉमन सॉल्ट के रूप में मानते हैं। तो इसको हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। इसके बाद प्रोडक्ट हमें मिलता है CaSO4 इंटू 1/2H2O प्लस 1.5 H2O बाहर हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि गांव में पहले पूर्वज लोग क्या होते थे, विभिन्न तरह की आयुर्वेदिक दवाइयां बनाते थे, और उस आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने के पीछे रहस्य क्या था कि इनका प्रेजेंटेशंस बहुत अच्छा होता था, मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड होता था, और उसमें विभिन्न तरह की जड़ी बूटियों को किसको पानी में उबालना है, किसको कहाँ उबालना है, कितनी मात्रा तक उसको अवशेष रह जाना है, इन सारी चीज़ों का ही यूज आज केमिस्ट्री में आप कर रहे हो। केमिस्ट्री डे टू डे लाइफ में इतना कॉमन हो गई है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तत्काल आपने टैबलेट ले लिया, तत्काल इंजेक्शन ले लिए, तत्काल दवाई ले लिए। लेकिन जो हमारे पूर्वज थे इस केमिस्ट्री से तो अच्छी तरह से नहीं परिचित थे, लेकिन जो उनकी इटसेल्फ की केमिस्ट्री थी वो बहुत स्ट्रांग थी। मतलब कि आयुर्वेद उनके प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव था, और आयुर्वेद की जो काढ़ा वगैरह बनाया जाता था इसी बेस पर बनाया जाता था कि मान लीजिए कोई जड़ी बूटी मिलाए और उसमें कहा गया कि 500 ml वाटर में इसको गर्म करना है, तो भाई कब तक गर्म करना है, मतलब उसका 1/4 पानी रह जाए, तो आप 500 का 1/4 कर दीजिए, तो इसका मतलब कि 125 ml जब बच जाए तो आपका वो काढ़ा बन करके तैयार हो जाएगा, और उसको लोग उपयोग करते थे। तो आज की डेट में देखा जाए तो जो आधुनिक रसायन विज्ञान है, उस आधुनिक रसायन विज्ञान का उनको बहुत अच्छा नॉलेज था, और उसी आधार पर वो आयुर्वेदिक दवाइयों का उपयोग करके जीवन में स्वस्थ रहते थे। तो आज अब उसी चीज को हम केमिस्ट्री लैंग्वेज में देख रहे हैं कि कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/2H2O का समावेश क्या बना देता है, ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देता है। 1.5 माने इसका क्या होगा कि 2 पार्टिकल्स में 1.5 गुना वाटर को हम जला देते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर 2 पार्टिकल्स ऑफ H2O है तो 1.5 पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं, इतना हीट कर देते हैं कि गर्म होकर के भाप बन जाए। और जब ऐसी स्थिति होती है कि पानी का 1/4 मात्रा रह जाए, मान लीजिए 1 लीटर लिए हैं तो 250 ml रह जाए, आधा लीटर लिए हैं तो 125 ml रह जाए, और वो कॉमन सॉल्ट के साथ मिलाओ। अब आप समझ गए होंगे यही तो काढ़ा था। तो सामान्य तौर पर ये सुखाने पर क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडर अवस्था में लाना है तो सुखाने के बाद इसको क्या करते हैं, मिक्सअप कर देते हैं, पाउडर के रूप में इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/2H2O, जिसे आप दूसरे शब्दों में प्लास्टर ऑफ पेरिस कहेंगे, प्लस 1.5 H2O, फिर क्या रिएक्ट होकर के कर देता है CaSO4 इंटू 2H2O। कहने का मतलब कि जिस पानी को हमने गर्म करके भाप बना दिया था, अगर उसी पानी की मात्रा पुनः मिला देते हैं तो क्या बना देता है, वो सामान्य तौर पर जिप्सम की अवस्था ले आता है। और वही जिप्सम की अवस्था जब किसी व्यक्ति को फ्रैक्चर वगैरह होता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिला करके एक लेप लगा दिया जाता है। वो परमानेंट ऑर्गन्स को, जो बॉडी ऑर्गन्स है, उस बॉडी ऑर्गन्स को एक फिक्स्ड सपोर्ट दे देता है, और वह फिक्स सपोर्ट जो होता है उसका एक टाइम ड्यूरेशन रख दिया जाता है, 30 डेज या 45 डेज, और उतने दिनों के अंतराल एक फिक्स सपोर्ट पा जाने के बाद मानो क्योर हो जाता है। वो सामान्य तौर पर देखते हैं कि उसका जो फ्रैक्चर्ड ऑर्गन्स था वो जुड़ जाता है। तो इस तरह से देखा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के माध्यम से जिप्सम, और जिप्सम हमारा प्लास्टर करने के काम में आता है, जिससे हमारे टूटे फूटे अंग जो होते हैं वो फ्रैक्चर उन्हीं एक परमानेंट सपोर्ट के माध्यम से दुरुस्त हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हमारे पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं। तो हम पेशेंटों का इलाज, विशेषतः फ्रैक्चर पेशेंट का, इससे करने में मदद लेते हैं। इसके बाद फिर इनका यूज़ क्या है, अभी तो हमने सामान्य यूज़ बता ही दिया है, लेकिन फिर भी आप देख लेते हैं कि इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स। इसका प्रयोग डॉक्टरों द्वारा किया जाता है फॉर ज्वाइनिंग द फ्रैक्चर्ड बोन्स, मतलब कि टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग डॉक्टर लोग यूज करते हैं। एट राइट पोजीशन, मतलब सही अवस्था में कि कितना प्लेस पर प्लास्टर करना है, कैसे करना है, और इन सारी चीज़ों का डिसीजन
बाय द हेल्प ऑफ एक्सरे या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकल चेकिंग के माध्यम से वो करते रहते हैं पेशेंट के ऊपर। दैट इज फॉर मेकिंग प्लास्टर टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन्स, कि मतलब कौन सी हड्डी इसकी टूटी है रोगी की, उतनी ही हड्डी को सपोर्ट देने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम की अवस्था में प्लास्टर कर देते हैं। आफ्टर सम टाइम बीइंग वह जो फ्रैक्चर्ड पार्ट्स होता है वो जुड़ जाता है, मतलब कि उससे एक हमें नई ऊर्जा मिलने लगती है और फिर हम अपने पुराने दिनों जैसा काम पर लग जाते हैं। तो मेडिकल साइंस में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसके बाद फिर सेकेंड यूज क्या है, इट इज आल्सो यूज फॉर मेकिंग डेकोरेटिव पीसेस, मतलब कि इसके हम डेकोरेटिव पीस भी बनाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब ये कह सकते हैं कि खिलौने होते हैं, टॉयज होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉयज। घरों की सुंदरता के लिए सीलिंग्स में विभिन्न तरह की डिजाइनें बना लेते हैं। फिर इसके अलावा फर्श पर भी अगर हम जरूरत समझते हैं तो इस तरह से डिजाइनें बनवा लेते हैं। तो वही कह रहा है कि इट इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग डेकोरेटिव पीसेस एंड फॉर मेकिंग डिजाइन्स ऑन सीलिंग्स। सीलिंग्स का मतलब छत का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, तो इससे विभिन्न तरह की डिजाइनें भी बनाने में हम उपयोग करते हैं। ये मेनली प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। इसका जो जिप्सम स्टेज होता है उस जिप्सम स्टेज का हम यूज करते हैं जहां पर हमें एक परमानेंट सपोर्ट की जरूरत होती है और यह एक परमानेंट सपोर्ट के साथ साथ डेकोरेटिव डिजाइन भी देता है। तो ये मानव की कला है कि वो हम किस रूप में कैसे कहाँ उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि मानव के पास स्वविवेक होता है और वह स्वविवेक का पूरा पूरा उपयोग करता है, जिसके कारण ईश्वर की कृति में मानव को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके साथ अगला देखते हैं, हाइड्रेटेड साल्ट एक शब्द आता है। हाइड्रेटेड साल्ट सामान्य तौर पर अभी जैसे कॉमन साल्ट का प्रिपरेशन आपने देखा तो कहीं हमें जरूरत पड़ती है तो हम वाटर को क्या करते हैं, हीट करके इवेपोरेट करा देते हैं, वाष्प बना देते हैं और उससे हम साल्ट को कॉमन साल्ट को अलग कर लेते हैं। दूसरा उसके अपोजिट प्रोसेस है कि हम साल्ट को क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करा देते हैं। तो वाटर के साथ रिएक्शन करा देने से ये क्रिस्टलिनेशन ऑफ वाटर होता है। तो क्रिस्टलिनेशन ऑफ वाटर का एक प्रमुख वर्ड जो होता है वो हाइड्रेटेड साल्ट के रूप में है। हाइड्रेटेड साल्ट का मतलब वाटर प्लस साल्ट, साल्ट के साथ वाटर मिला देना। और इसका मेन एग्जांपल्स जो होता है ब्लू वाइट ट्रायल होता है, मतलब हरा शैवाल जिसे हिंदी में कहते हैं। तो ब्लू वाइट ट्रायल इसका फार्मूला होता है कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, या जितने भी कॉमन साल्ट हैं अगर उनके पास H2O की मात्रा जुड़ी हुई है तो वो सभी हाइड्रेटेड साल्ट होते हैं। आप इतना ही जान लीजिए। इतना जान लेने के साथ साथ कुछ इनके इम्पॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, जैसे हरा कशिश भी कहते हैं, हरित शैवाल भी कहते हैं, या इससे पहले अभी आपने देखा वॉशिंग सोडा, इसमें भी 10H2O जुड़ा हुआ है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉमन साल्ट में आपने देखा कि जिस साल्ट के फार्मूले में H2O अगर जुड़ा है तो क्या है, हाइड्रेटेड साल्ट है। कई बार इसको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इस नाते हम आप लोगों से बार बार रिमाइंड करेंगे कि ऐसी वीकनेस ना आने पाए। इनको जब भी आप रीडिंग करें अच्छे ढंग से रीडिंग करें, और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा वीडियो है। और जितना ही अच्छा इसको आप समझने की कोशिश करेंगे वो आपके लिए फायदे की चीज़ होगी। तो इसी के साथ आज हमारा ये टॉपिक एसिड बेस एंड साल्ट खत्म होता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ अब हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिए केमिस्ट्री का, और इनके साथ साथ आप इनको लाइक जरूर करें। लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।